मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और यही प्रोसेस हमारा चलना चाहिए। जब हम क्लासरूम के अंदर भी एंटर करते हैं तब एक बड़ी सी स्माइल, बहुत सारी एनर्जी हमारे पास होनी चाहिए, ताकि जब हम क्लास में एंटर करें तो हमें देखकर हमारे बच्चे उस टाइम पे इतना ज़्यादा खुश हो जाए कि यस, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। सेकेंड थिंग, आपकी एनर्जी उनके अंदर ट्रांसफर हो जाए कि हाँ, आज हमारा टीचर, हमारे सर, हमारे मैम इतनी एनर्जी के साथ हमें सिखाने के लिए आए हैं और हम उसी एनर्जी के साथ इस चीज को सीखेंगे। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है आज के लिए, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मंथ टू ऑल ऑफ यू। एक बार हम प्लीज क्लैप करते हैं। मैं पूरे कार्यक्रम के बाद की तरफ से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आधी आबादी को, हमारे हिंदुस्तान में 50% आपका कंट्रीब्यूशन है और आप लोगों ने हर एक क्षेत्र को छुआ है जहां पर आज एक इंसान पहुंच सकता है और पहुंचने की कोशिश इसकी जारी है। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वर्कशॉप को। सबसे पहले सीबीपी, आपने एक वर्ड सुना होगा, हम हर टाइम सीबीपी वर्ड बोलते हैं। सीबीपी है क्या? सीबीपी है आपके सामने कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कई बार हम लोगों से पूछ लिया जाता है कि सीबीपी क्या है। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते हैं, हमारी नॉलेज को एनहांस करते हैं और किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, किसी कम्युनिटी की या फिर एक पर्टिकुलर इंसान की एबिलिटी को हम बढ़ाने का काम करते हैं। हम उनको कुछ न कुछ नया सिखाने का काम करते हैं। देखिए, कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि हर इंसान के पास कुछ न कुछ जरूर है। इसीलिए जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो वो थोड़ा 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 मिलकर बहुत कुछ बन जाता है। एक छोटी सी स्टोरी से मैं शुरुआत करना चाहूँगा आज के इस प्रोग्राम की। एक बार जापान के एक शहर के अंदर किसी मकान के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो उन्होंने पहले जो पुराना मकान था, उस पुराने मकान को सारा तोड़ना था पहले, फिर उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन करना था। तो जब उस मकान को तोड़ रहे थे तो उन्होंने वहां पर क्या देखा कि एक छिपकली है जो कि दीवार पे कहीं पर फंसी हुई है। और फिर उन्होंने देखा कि वहां पर एक कील ठोकी हुई है और वो कील उस छिपकली की पूंछ में जाके लग गई और वो छिपकली वहां पे न जाने कितने दिनों से वहीं पर ही अटकी हुई थी। तो उस इंसान ने सोचा कि पता नहीं कितने दिन पहले ये कील ठोकी गई होगी और ये छिपकली आज भी वहीं पे वहीं है और जिंदा है। तो उस इंसान ने देखा कि चलो हम इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि आखिर ये जिंदा है कैसे। तो वहां पर उस इंसान ने एक कैमरा फिट किया। कैमरा फिट करने के बाद वहां पे क्या ऑब्जर्वेशन आती है कि एक दूसरी छिपकली वहां पर आती है और वो फूड लेकर आती है उसके लिए और डेली उसको वो फूड खिलाती है। इस तरीके से वो छिपकली वहां पर चलती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हम सबके पास कुछ न कुछ है। हम सब मिलकर जब काम करेंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन, इवन हम लोग खुद हमारी कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे, एबिलिटी को बढ़ाएंगे और स्किल डेवलपमेंट के साथ हम अपनी सक्सेस पा सकते हैं, हम अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग होता क्या है? सबसे पहले हम ट्रेनिंग करते हैं। हम कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कुछ चीजें सीखने जाते हैं। जैसे आप लोग थोड़े दिन पहले ट्रेनिंग के ऊपर आपने एक वर्कशॉप की, तो वहां पे आपने ट्रेनिंग के बाद वहां पे आपने कुछ सीखा, लर्न किया। उससे क्या हुआ? उस लर्निंग से आपकी नॉलेज बढ़ी और नॉलेज के साथ आपकी स्किल्स बढ़ी। आपने नई नई चीजें सीखी, नए नए मेथड सीखे कि हाँ, ये चीज हम कर सकते हैं बच्चों के लिए। उसके बाद कोचिंग हम देते हैं बच्चों को सिखाते हैं। जो कुछ भी हमने सीखा है वो हम बच्चों को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। बच्चे को हम सपोर्ट करते हैं कि बेटा ये चीज ऐसे होगी, ये चीज ऐसे होगी। जिस तरीके से कोई रिसोर्स पर्सन आपकी हेल्प करता है, आपको सपोर्ट करता है कि आपको ये चीज ऐसे करनी है या आप इस चीज को इस तरीके से कर सकते हैं, और फिर इस तरीके से हमारा डेवलपमेंट होता है और साथ ही साथ फिर इन क्लास में हम उस बच्चे का डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सीबीटी। क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल टीचर। हम सब लोगों ने हमारे बचपन में, हमारे टाइम में, जब हम 6th-7th में होते थे, हमें एक ऐसे लिखवाया जाता था, पैराग्राफ लिखवाया जाता कि आइडियल टीचर के ऊपर हमें पैराग्राफ लिखना है और हम सब लिखते थे उस टाइम पे।
सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वन बाय वन जितने भी पर्सन इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि आप लोगों के अकॉर्डिंग एक आइडियल टीचर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट होते तो आप क्या सोचते कि हमारा टीचर हमारे लिए ऐसा होता। कोई प्लीज वन बाय वन प्लीज पार्टिसिपेट करेंगे तो वर्कशॉप बहुत अच्छे तरीके से होगी। अंजू मैम वहीं से करते हैं। अगर मैं 6-7 के स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए आइडियल टीचर वो होते हैं जो मतलब हरदम स्माइल के साथ अच्छे से कोऑपरेट करते हैं हर चीज़ में और अच्छे से समझ पाते हैं कि बच्चों को क्या जरूरत है, कहाँ क्या समझ नहीं पा रहा है, वो चीज़। ठीक है, वेरी गुड। एक बार क्लैपिंग करें। नेक्स्ट एक बार में डिफाइन करें प्लीज। पंक्चुअल, वेरी गुड। नेक्स्ट मीना मैम। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट प्रतिभा। स्माइल के साथ मतलब फेस स्माइलिंग होना चाहिए, उनके अंदर एनर्जी बनी रहनी चाहिए, वेरी गुड। सीमा मैम। पेशेंस होना चाहिए, वेरी गुड। एनर्जेटिक है, डिसिप्लिन भी मतलब उनके अंदर डिसिप्लिन खुद के अंदर होना चाहिए और वो इंसान एनर्जेटिक होना चाहिए, वेरी गुड। नेक्स्ट सर एक टीचर में और एक स्टूडेंट में एक ऐसा कनेक्शन बिल्डअप होना चाहिए जिससे वो अपने टीचर की मतलब बात सुन सके और टीचर उसको अच्छे से समझा सके। जब तक हम मतलब टीचर की बात को नहीं समझेंगे या जब तक हम उस टीचर से प्यार नहीं करेंगे, उसके अंदर हमारा कनेक्शन नहीं होगा, तब तक सर हम उससे कुछ नहीं सीख सकते। मतलब एक टीचर और स्टूडेंट के बॉन्ड की बात कर रहे हो, उनके बीच में ट्रस्ट खींचना है या फेथ, वेरी गुड। कनेक्टेड होने चाहिए। नेक्स्ट मीना मैम। बस बॉन्ड ही अच्छा होना चाहिए। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट थोड़ा लविंग होना चाहिए। पर्सनल इश्यूज भी हमें उनसे डिस्कस करने चाहिए, मतलब उनके भी कि आपके घर में क्या चल रहा है और हमारे घर में क्या चल रहा है, मतलब ऐसा बॉन्ड बनाएं। एक बॉन्ड मतलब जो हम कहते हैं कि लॉयल फ्रेंडशिप टाइप में, स्टडी से अलग फ्रेंडली जो बिहेवियर होता है उसकी बात कि वो अपनी सारी प्रॉब्लम हमसे डिस्कस कर सके। जी बिल्कुल। उसको फेथ होना चाहिए कि हाँ जब मैं मेरे टीचर से पर्टिकुलर प्रॉब्लम शेयर करूंगा तो मुझे उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। ये ट्रस्ट हमें बिल्डअप करना होता है। कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए और वे ऑफ टॉकिंग इंप्रेसिव होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और वे ऑफ टॉकिंग इंप्रेसिव होना चाहिए। ठीक है मैम। कॉन्फिडेंट और कोई कुछ कहना चाहिए? फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए। आशीष सर कुछ कहना चाहेंगे? पार्शियली होना चाहिए। यस सर, नाइस सर। पार्शियल फ्रेंडली नेचर होना चाहिए। और कोई कुछ कहना चाह रहा है? यस सर प्लीज। प्लीज कुड यू प्लीज स्पीक लाउडली? 6th और 7th के बच्चों को टीचर जो भी बताए अपने किताबों से रिलेटेड जो भी, तो उसको एग्जाम्पल के साथ बताए, किसी भी टॉपिक को कहानी के साथ जोड़कर फिर समझाए। वे ऑफ टीचिंग की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि वो इंप्रेसिव होना चाहिए ताकि बच्चे को समझ आए। चलिए, थैंक यू सो मच। यहाँ पर कुछ वर्ड हमने लिखे हैं, आप देखना। सबसे पहले पोलाइट। एक टीचर है वो पोलाइट होना चाहिए, आप सब समझ सकते हैं। एक्टिव होना चाहिए, उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए और वो एक गुड लिसनर भी होना चाहिए कि वो बच्चों की बात को सुन सके। बच्चा कुछ कह रहा है और टीचर उसकी बात को अगर इग्नोर कर रहे हैं तो वो बच्चा कभी आपके अंदर फेथ नहीं बना पाएगा, कभी भी नहीं होगा। फिर जब नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा कि जब आप उस बच्चे को कुछ कह रहे होंगे तो वो बच्चा आपकी बात के ऊपर ना तो ट्रस्ट करेगा और ना ही बात को कभी ओबे करेगा। तो इसलिए टीचर शुड बी अ गुड लिसनर आल्सो। नेक्स्ट, एडेप्टिव। एडेप्टिव का मतलब यहाँ पर है कि जब कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो वो उस टेक्नोलॉजी को लेकर घबराए नहीं, बल्कि उस चीज को एडेप्ट करे और उस चीज को सीखने की कोशिश करे। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे सामने आया कोविड-19 के दौरान। हम लोगों में से कितने सारे टीचर्स ऐसे थे जिसको ऑनलाइन क्लासेस के बारे में नहीं पता था, ऑनलाइन हम क्लास कैसे ले, टीचिंग कैसे करवाए, ये चीजें हमें नहीं पता था। न जाने हमने कितनी सारी ऐप्स के थ्रू काम किया। हमने जूम ऐप को शायद मुझे ऐसा लगता है कि
उसी टाइम पे एक्सप्लोर करना शुरू किया, हमने गूगल मीट को उसी टाइम पे एक्सप्लोर करना शुरू किया कि हाँ ये चीजें हैं, इससे हम लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं बच्चों के साथ में। तो एक टीचर को अडेप्टिव होना चाहिए, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी अगर आई है तो उस न्यू टेक्नोलॉजी को वो अडेप्ट कर सके, और कोई नया चैलेंज अगर उस टीचर के सामने आता है तो भी उस न्यू चैलेंज को वो एक्सेप्ट करे और कुछ न कुछ वहां से नया सीखने की कोशिश करे। नेक्स्ट, कीन ऑब्जर्वर। कीन ऑब्जर्वर का मतलब यहाँ पर है कि वो दूरदर्शी होना चाहिए, मतलब उसका जो एम है किसी बच्चे को लेकर वो शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए, वो काफी बड़ा होना चाहिए। जब हम किसी बच्चे के ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो हमारा मोटिव ये नहीं होता कि हमें सिर्फ इसको काम करवाना है, उस टाइम पे हमारा मोटिव ये होता है कि इस बच्चे को मुझे ये बनाना है, या बच्चे ने आपके पास इंटरेस्ट शो किया कि मैम सर मुझे ये बनना है, इस चीज में मेरी हेल्प करो, तो आप उसी के अकॉर्डिंग उस बच्चे के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, लंबा एक एम टारगेट सेट करके कि हाँ इस बच्चे को ये करना है तो मुझे इस चीज के ऊपर इस तरीके से काम करना है। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपने ये चीज बताई है। एक्सेप्टिंग फीडबैक, यहाँ पर क्या है, अब जैसे कई बार क्या होता है बच्चे, जब हम बच्चों को समझा रहे होते हैं तो कई बार बच्चे हमें क्या लगता है कि नहीं हमें समझ नहीं आया, तो उस टाइम पे हमें सबसे पहले पॉइंट की तरफ जाना है, पोलाइट। वहां पर हमें पोलाइट रहना है और हमारे अंदर वहां पर पेशेंस होना चाहिए। ये नहीं कि नहीं मैंने तो बहुत अच्छे से समझा दिया, आपको समझ नहीं आ रहा है, या फिर हम उसको डांट के बैठा देते हैं, वो चीज़ हमें वहाँ पर नहीं करनी होती है। हमें उस चीज़ को समझना है कि सामने वाले बच्चे ने अगर बोला कि उसको नहीं समझ आया, इट मीन्स अगर हम कोई दूसरा मेथड लगा लें, कोई दूसरा तरीका उस बच्चे के लिए लेकर आए कि बेटा इसको आप ऐसे नहीं, आप ऐसे करना शुरू करो, इससे आपको और अच्छे से चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो हमें एक्सेप्टिंग फीडबैक, मतलब हमें ये नहीं कि गुस्सा करना है, ठीक है कह दिया बच्चे ने कोई बात नहीं, ठीक है आई एक्सेप्ट, हम दूसरा तरीका आपको बता देते हैं। नेक्स्ट, अनबायस्ड, जो सर ने बोला था आशीष सर ने, एक जगह नहीं, मतलब ये नहीं कि हाँ मेरा ये फेवरेट है और मैं तो हर बार इसी की सुनूंगा या इसी की सुनूंगा, नहीं, आपके लिए क्लास में जाना है, सभी बच्चे बराबर होते हैं, सभी की बात को सुनिए, सभी के लिए जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं वो सभी के लिए होना चाहिए, किसी एक के लिए नहीं होना चाहिए। पंक्चुअल, मैंने बताया था पंक्चुअल होना चाहिए, जब हम खुद पंक्चुअल होंगे तब हम बच्चों को ये भी कह पाएंगे कि हाँ आपको भी पंक्चुअल होना है। इंस्पायरिंग होना चाहिए, मोटिवेटर होना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट कीजिए, उनके लिए अच्छी चीजें लेकर आए तो ज्यादा काम करेगा। ऑप्टिमिस्टिक, मतलब उसकी सोच पॉजिटिव की बजाय गुड होनी चाहिए। एक सोच होती है पॉजिटिव और एक सोच होती है गुड। अब शायद आप में से कुछ ये सोच सकते हैं कि पॉजिटिव सोच और गुड सोच तो शायद एक ही बात होती है, हम हमेशा कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, गुड थिंकिंग, बट इन दोनों में डिफरेंस है। एक छोटी सी स्टोरी के साथ इस चीज को समझाना चाहूंगा, पर हम सब इस चीज को महसूस करते हैं। एक बार किन्हीं दो बच्चों के अंदर या दो बड़े लोगों के अंदर लड़ाई हो रही थी, दे वर फाइटिंग विद ईच अदर, तो वहां पे कोई दूसरा पर्सन आता है और तो वो उसको बोलता है कि नहीं नहीं इसको मारना मत, नहीं नहीं इसको गाली नहीं देना, नहीं पत्थर नहीं मारना। हालांकि वो अपनी तरफ से अच्छी चीज कहने की कोशिश कर रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है कि नहीं लड़ो मत, मारो मत, बट जैसे ही हम ये चीज बोलते हैं सामने वाले के दिमाग में चीज क्लिक करते कि हाँ मारना तो रह गया था भाई, गाली देनी तो रह गई थी, पत्थर मारना तो कोई बाकी है, तो वो चीजें शुरू कर देते हैं वहां पर। तो हमने सोचा पॉजिटिव बट उसका रिजल्ट क्या हुआ, नेगेटिव हो गया। तो इंस्टेड ऑफ ऑल दिस हम लोग वहां पर कुछ अच्छी चीजें यूज कर सकते हैं, भाई अलग हो जाओ, शांत हो जाओ, आराम से बैठ जाइए, इस तरह की चीजें हम लोग वहां पर यूज कर सकते हैं। तो हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है, हम लोगों को हमारी सोच जो हम लोग सोचते हैं वो सामने वाले के अंदर ट्रांसफर करनी है, एंड दैट शुड बी गुड ओनली। क्लियर? नेक्स्ट, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होती है, आपकी स्किल्स और नॉलेज को एनहांस करना होता है एक प्रॉपर प्लान। हम कोई भी प्लान बनाते हैं, प्लान के अकॉर्डिंग फिर हम लोग अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। ये पूरा का पूरा कंप्लीट प्लान प्रोसेस होता है। इसके अंदर क्या क्या होता है, एक सेल्फ इंप्रूवमेंट होती है, आपकी ग्रोथ होती है, नॉलेज इंप्रूव होती है, स्किल डेवलपमेंट होता है, और आपका एटीट्यूड चेंज होता है। किसी भी चीज को लेकर हमारा क्या नजरिया है वो हमारा चेंज होता है। दिस इज ऑल अबाउट एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि हम ईगो के अंदर चल रहे हैं, यहाँ पर एटीट्यूड इस वर्ड से रिलेट नहीं करता। एटीट्यूड का मतलब यहाँ पर है किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर आपका नजरिया क्या है,
भाई आप यहाँ आकर बैठे हो तो आपका क्या नजरिया है कि आप यहाँ सीखने के लिए बैठे हो, तो ये आपका एटीट्यूड है इस पर्टिकुलर चीज के लिए। तो ट्रेनिंग से ये सारी की सारी चीजें आपके अंदर आती है। सेल्फ इंप्रूवमेंट होता है, आपको ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपकी ग्रोथ होती है, आपकी नॉलेज एनहेंस होती है, आपके अंदर नई स्किल्स आती है और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपका एटीट्यूड चेंज होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए। ट्रेनिंग हम क्यों करते हैं, क्या रीजन है कि हम ट्रेनिंग करते हैं? ट्रेनिंग करने के पीछे कुछ न कुछ रीजन होते हैं। अब जैसे सीबीएसई ने हम लोगों को बोल दिया कि आपको 50 आवर्स की आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, ऊपर से उन्होंने स्कूल के ऊपर प्रेशर डाल दिया, स्कूल ने आप लोगों के ऊपर प्रेशर डाल दिया कि आपको आपके 50 आवर्स कंप्लीट करने हैं, आप लोग सारा टाइम लगे रहते हो, कभी रिक्शा ऐप में, कभी एक नगर में, कभी कुछ। तो ऐसा क्या है, सीबीएसई को क्या मिलता है इन सब चीजों से? तो ट्रेनिंग हम करते हैं, सबसे पहले आपकी डेवलपमेंट तेज होती है, रैपिड डेवलपमेंट होती है, आप जल्दी जल्दी चीजों को सीखने की कोशिश करते हो, आपकी आउटपुट बढ़ती है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। आप क्लास में जाएंगे, पहले अगर आपके 10 बच्चे काम कर रहे हैं तो आपकी ट्रेनिंग आपको ये समझ सकते हैं कि शायद 15 बच्चों ने काम करना शुरू कर दिया, या 20 तक हमारी ग्रोथ हो गई है। इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, अब ये जो काम है ये हम लोग किसी फैक्ट्री से, किसी इंडस्ट्री से भी जोड़ सकते हैं। अगर हम हमारी क्लास की बात करें तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट क्या है कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दें, दिस इज आवर प्रोडक्ट राइट नाउ। तो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी, वहाँ पर वेस्टेज नहीं होगी। वेस्टेज यहाँ पर क्या है, टाइम, हमारा टाइम खराब नहीं है। अब जैसे आप लोग कई बार बोलते हैं कि क्लास में आप लोग पढ़ाने जा रहे हैं, आप लोगों ने पूरा लेक्चर लगाया, पूरा आपने जितनी एनर्जी थी वो पूरी एनर्जी आपने वहाँ पर लगा दी, बट स्टिल हमारे मेथड में कोई ना कोई ऐसी छोटी मोटी कमी थी जिसकी वजह से बच्चे उस चीज को सीख नहीं पाए, तो दैट इज टोटली हमारा वहाँ पर क्या हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ट्रेनिंग से हम उस वेस्टेज को कम कर सकते हैं। मनी, पीपल, मटेरियल, ये कुछ टर्म्स इंडस्ट्री से रिलेटेड है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्स हमारे पास है, चाहे स्कूल लेवल पे अगर आप देखो तो स्कूल के रिसोर्सेज, अगर आप इंडस्ट्री लेवल पे अगर देखोगे तो इंडस्ट्री के रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है उसका हम बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन कर सके। अगर क्लासरूम में कोई मटेरियल रखा हुआ है, उस मटेरियल से आप कोई ना कोई ऐसी चीज बना के अगर बच्चों को समझा सकते हो तो वो बेटर यूटिलाइजेशन होता है। फ्यूअर मिस्टेक्स, अगर ट्रेनिंग की है, आपने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया है, आपका एटीट्यूड इसी को लेकर अगर अच्छा हुआ है तो आपकी मिस्टेक्स उतनी ही ज़्यादा कम होंगी, तो यहाँ पर मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए हम सब लोग ट्रेनिंग के लिए बैठते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर हम आज यहाँ बैठे हैं तो हमारा भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है कि हम कुछ नहीं सीखने के लिए आए हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? There must be an objective for every learning class or training. किसी भी तरह की कोई भी चीज आप सिखा रहे हैं, कोई क्लास ले रहे हैं, कोई ट्रेनिंग अगर कर रहे हैं तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, और जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आपका स्मार्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। SMART, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव। अब इस चीज को अगर आप समझेंगे तो क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब है कि आप एक ही पाथ पे हैं, एक ही आपका टारगेट है। आप क्लास में अटेंड करते हैं, आपको पता है कि आज आपको क्लास में बच्चों को ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाना है, सो वो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, वो स्पेसिफिक होगा कि ये एक्सरसाइज करवानी है, ये पार्ट समझाना है, ये लेसन रीड करवाना है, क्वेश्चन आंसर मुझे राइट डाउन करवाना है, वो आपका ऑब्जेक्टिव है और वो स्पेसिफिक होना चाहिए। मेजरेबल का मतलब है यहाँ पर कि हम कितना काम करवाना चाह रहे हैं। हमें 5 क्वेश्चन करवाने हैं, मेजरेबल है। हमने 2 क्वेश्चन लिखवाने हैं, मेजरेबल है। या हमें हमारा लेसन रीड आउट करवाना है, हाफ करवाना है, 1 पेज करवाना है, 2 पेज करवाना है, दैट इज मेजरेबल। नेक्स्ट अचीवेबल, मतलब हमारा टारगेट है, हमारा ऑब्जेक्टिव किसी क्लास में जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा ये टारगेट है, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है और इसको हम पर्टिकुलर अचीव कर सकते हैं। अचीव करने वाला ये नहीं कि हम लोग क्लास में जाने से पहले हम लोग ये सोच के गए कि मैं पूरा कंप्लीट चैप्टर आज रीड आउट करवा दूंगा और क्लास में गए तो आप देखिए पूरा चैप्टर या एक पूरी लाइन या पूरा पेज भी अगर उसको कंप्लीट नहीं कर पाए तो ऐसा हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। रियलिस्टिक मतलब कि रियलिटी से रिलेटेड होना चाहिए, भ्रम में नहीं है कि सोच के तो चले गए कुछ और वहां जाके हो गया कुछ, वो चीज नहीं होनी चाहिए हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए। टाइम बाउंड,
ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है ये हमेशा टाइम आउट रहता है कि हमें इतने पर्टिकुलर टाइम में हमें ये टारगेट हमारा अचीव करना है। जैसे हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते समय भी हम लोग ये सोचते हैं कि इस पर्टिकुलर वीक में हम लोग ये चैप्टर पढ़ा देंगे, क्वेश्चन आंसर लिखवा देंगे, या हम ये एक्टिविटी करवाएंगे, या हम बच्चों का टेस्ट लेने वाले हैं। तो वो लेसन प्लान का एक पार्ट होता है कि टाइम आउट होना चाहिए आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है। आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट, हम सब अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। कंफर्ट जोन का मतलब है कि जहाँ पर हमें एकदम बढ़िया मस्त लगे, चले गए, सो गए, खा लिया, पी लिया आराम से। बट सिर्फ कंफर्ट जोन में रहने से हमें कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। हमें हमारे कंफर्ट जोन को छोड़ना ही होगा। जो न्यू चैलेंज आपके सामने आते हैं उनको हमें एक्सेप्ट करना है, उनको हमें फेस करना है, और फेस करके हमें हमारी स्किल्स को बढ़ाना है। तो कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना ही पड़ेगा। एक छोटी स्टोरी है आपके लिए। एक बार एक गांव में एक मंदिर बन रहा था, तो मंदिर की भी जो मंदिर के पुजारी या जितने भी वहाँ पंचायत की जो सोसाइटी थी, उन्होंने एक मूर्तिकार को बुलाया जो तस्वीर बनाना है। तो मूर्तिकार किसी दूसरे गांव से इस गांव में जाता है, तो जाते हुए रास्ते में एक फॉरेस्ट आता है, जंगल आता है। तो वो जाते जाते रास्ते में देखता है कि वहाँ पर एक पत्थर पड़ा है, बड़ा सा पत्थर है। मूर्तिकार ने देखा, मूर्तिकार ने सोचा कि इस पत्थर की तो बहुत अच्छी मूर्ति बन जाएगी मंदिर के लिए। तो वो क्या करता है, वो अपने बैग से, थैले से वो औजार निकालता है अपने, और छेनी हथौड़े से उसके ऊपर, पत्थर के ऊपर मारना शुरू करता है मूर्ति बनाने के लिए। बट जैसे ही वो मारना शुरू करता है, पत्थर के अंदर से रोने की आवाज आई कि नहीं, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द होता है, इस तरीके से। तो उसने उस पत्थर को वहीं पर छोड़ दिया। उसके बाद फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है, गांव के नजदीक पहुंचने वाला होता है, वहां पर उसे फिर एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है। मूर्तिकार है तो अपनी आदत से, तो उसने क्या किया, उसने फिर से वही अपनी छेनी में थोड़ा निकाले और क्या किया, मूर्ति बनाना शुरू कर दी। इस बार फाइनली वो अपने छेनी में थोड़े से पूरा जोर लगा के, पूरी अपनी कोशिश करके एक कंप्लीट एक मूर्ति बना देता है। और मूर्ति बनाकर उस मूर्ति को वहां गाँव में ले जाते हैं। वहां जाकर गाँव वाले बहुत खुश होते हैं कि बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है, मंदिर में स्थापित कर दी जाती है मूर्ति। उसके बाद क्या होता है, आप सभी को पता है कि हम लोग मंदिर में नारियल लेकर जाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं। तो लोग वहां पर आते हैं, तो वो क्या करते हैं, नारियल फोड़ते। अब वो नारियल फोड़ते तो पत्थर पे फोड़ रहे थे। तो पुजारी ने कहा कि ऐसे अगर आप नीचे फर्श पे अगर आप फोड़ोगे तो अच्छा नहीं है, इसके लिए हमें पत्थर की जरूरत है ताकि हम नारियल उसके ऊपर फोड़ सकें। तो वहां पे वो मूर्तिकार भी खड़े थे। मूर्तिकार ने कहा कि मुझे पता है पत्थर कहाँ है। उन्होंने गांव वालों को बताया कि आप ऐसे ऐसे वहां फॉरेस्ट में जाओ और वहां पे आपको एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देगा, आप उसको ले आइए, आप उसको ले आइए और आप वहां यहाँ फिर उसको लाकर मंदिर में रख दीजिए। तो अब उसी पत्थर को उठाकर ले आए वहां पर, जो पत्थर छेनी हथौड़े की मार से डर रहा था, रो रहा था। वो पत्थर मंदिर में आ गया। अब लोग आते उस पत्थर के ऊपर तो नारियल फोड़ते, और दूसरे पत्थर जिसकी तस्वीर बनाई गई थी, जिसकी मूर्ति बनाई गई थी, उसके ऊपर फूल मालाएं चढ़ाते, जल छिड़कते, फूल चढ़ाते। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पर ये है कि हमें हमारे शॉर्ट टर्म कंफर्ट को छोड़ना है। लॉन्ग टर्म कंफर्ट को जीने के लिए हमें हमारे शॉर्ट टर्म कंफर्ट को छोड़ना है। कई बार हमारे पास कोई चीजें आती हैं, नई चीजें आती हैं, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि नई चीज क्यों आ गई, हम इस चीज को कैसे करेंगे। हमें कुछ टाइम पे अगर हम उस चीज को कर लेते हैं या हम उस चीज को सीखने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज आगे इन फ्यूचर हमारे काम है। जैसे अभी शायद 2 दिन पहले हमने टीचर्स को बोला था कि आपकी स्पीच हो, तो उस टाइम पे टीचर को थोड़ी घबराहट महसूस हुई कि पता नहीं कैसे होगा, कैसे बोलेंगे, बहुत डरे हुए थे। बट जब उन्होंने एक बार थोड़ी सी हिम्मत करने के साथ वो स्टेज पे गए और बाइक पर आप सबने देखा था वो स्पीच कितनी अच्छी थी। सिर्फ एक बार की बात होती है कि हम उस चीज को एक बार शुरुआत करें। जैसे आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि वनडे क्रिकेट के इतिहास में जो 50 ओवर्स का जो मैच होता है, उसमें पहले 200 रन बनाना लोगों का एक सपना था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई 50 ओवर के मैच में 200 रन तक पहुंच जाएगा। फिर एक दिन मिरेकल हुआ और सबसे पहले किसने बनाया था? सचिन तेंदुलकर सर ने। उन्होंने मैच में 200 रन बनाए और जैसे ही हमारा वो टारगेट अचीव हुआ, आप सोचो
कितने और क्रिकेटर निकल कर आए जिन्होंने वो 200 रन और बना दिए। इवन आई थिंक हाईएस्ट अब तक रोहित शर्मा, उनका हाईएस्ट अभी तक। तो पहले जो लोगों का 200 सपना होता था, आज वो 250 प्लस हो चुका है। मतलब आपको पहले एक बार एक काम करना है, उसके बाद दूसरे लोगों के लिए भी रास्ते खुल जाते हैं और आप उनके लिए इंस्पिरेशन का काम करते हैं कि यार जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो हमें हमारे शॉर्ट टर्म कंफर्ट को छोड़ना है और हमें हमारे लॉन्ग टर्म कंफर्ट को जीना है। तो एक लाइन बोली गई थी, मैंने कहीं पे देखी थी कि लिव योर शॉर्ट टर्म कंफर्ट, लिव योर शॉर्ट टर्म कंफर्ट टू लिव योर लॉन्ग टर्म कंफर्ट। यहाँ पे स्पेलिंग का फर्क है थोड़ा सा, एक जगह लिव छोड़ना है और दूसरी जगह लिव उसको जीना है। तो अपने शॉर्ट टर्म कंफर्ट को छोड़ दीजिए अगर आपने आपके लॉन्ग टर्म कंफर्ट को अच्छे से एंजॉय करना है। अब हम लोग एक चेकिंग वर्क करते हैं, चेकिंग वर्क करते टाइम हम लोग ये सोचते हैं कि इस बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत खराब है या ये बच्चा काम नहीं कर रहा है। तो उस टाइम पे हम लोग बहुत परेशान होते हैं कि ये सब चीज़ें कैसे होंगी। तो हमें वहाँ पर उस टाइम पे स्टार्टिंग में जब हम किसी क्लास की स्टार्टिंग करते हैं तो उस टाइम पे हमें ये सोचना होता है कि हमें पहले स्टार्टिंग के 1 मंथ 2 मंथ हर पार्टिकुलर बच्चे के ऊपर इतना फोकस करना है कि उसको पहले से रियलाइज करवा देंगे कि अगर आपकी मिस्टेक निकलेगी तो टीचर ये पनिशमेंट देने वाले हैं। तो बच्चा अलर्ट हो जाता है, वो बच्चा मिस्टेक्स कम करता है वहाँ पर। हाँ, स्टार्टिंग में 2 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा लेबर करनी पड़ती है, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, बट बाद में वो चीज़ आपके लिए ईजी हो जाती है, आसान हो जाती है। मतलब हमने थोड़े टाइम के लिए मेहनत एक्स्ट्रा की और बाद में हमारे लिए वो काम आसान हो। इसलिए हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर हम लोग सक्सेस पा सकते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट का आज का हमारा टॉपिक है। हम सब टीचर हैं, क्लास में जाते हैं, सबको पता है कि क्या होता है। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, हमारी क्लास ऐसी होती है, एकदम बढ़िया है, एकदम बच्चे आराम से बैठे हैं, एक्टिव है और हर कोई जवाब देने के लिए तैयार है। बट वास्तविकता कुछ और ही है। वास्तविकता ये हमारी क्लासरूम की जो अरेंजमेंट है उसकी वास्तविकता ये है कि बच्चे कोई भी है, किसी का बेंच उधर है, कोई किसी को मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एरोप्लेन तो हमने भी बहुत उड़ाए हैं क्लासरूम में, आपने भी बहुत उड़ाए हैं, तो वो हम सब करते हैं। तो ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट थिंग है कि हमारी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी दोनों बिल्कुल अलग अलग है क्लासरूम में। सबसे पहले जब हम क्लास में एंटर करते हैं तो आपका सबसे बड़ा एसेट आपकी स्माइल। बड़ी इसी एनर्जी के साथ, जितनी एनर्जी आपके अंदर है उस एनर्जी के साथ आप क्लास में जाएं तो आपकी मॉर्निंग विश होगा या जो भी आपका टाइम है, जो भी आप रीड कर सकते हैं उस टाइम, तो उस टाइम में बड़ी आपकी एनर्जी बच्चों से कई गुना ज़्यादा होनी चाहिए। हम लोग कई बार देखते हैं कि बच्चे विश करते हैं और फिर आप उनसे गिफ्ट लेके आप वापस से विश करके उनका बैठा देते हैं। बट ठीक है, ये प्रोसेस बहुत अच्छा है, विश कर रहा हूँ, बट हम लोग खुद अगर इस चीज़ की शुरुआत करें कि हाँ बच्चों ने भी बोला है, हमारी एनर्जी उससे डबल करके अगर हम बच्चों को बोलेंगे तो गारंटी देता हूँ कि हाँ हमारी एनर्जी बच्चों के अंदर ट्रांसफर होती है और आपको उसके रिजल्ट कहीं बेटर मिलेंगे। जो अब हम अचीव कर रहे हैं, जो टारगेट हम लोगों को मिल रहे हैं, जितना हम अचीव कर रहे हैं उस एनर्जी से हमारे टारगेट ज़्यादा अच्छे होंगे और हम लोगों को ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो हमेशा गुड मॉर्निंग एक स्माइल के साथ, एनर्जी के साथ। आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी। आपके आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि हमने आपके पास लेके आके और उसको हमने बोलना। देखिए क्या कहते हैं कि नेवर स्टार्ट टीचिंग एज यू एंटर इन द क्लासरूम। ये नहीं कि हम जाते ही पढ़ाना शुरू कर दें, मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए प्लीज। 1 मिनट या 2 मिनट प्लीज उन बच्चों के लिए अलग से हमें रखनी होती है। हमारा प्लान हमें बनाना होता है कि हाँ हम जाते ही पढ़ाएंगे, हमें सिर्फ 2 मिनट, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ क्योंकि देखो हर किसी के पास 35 मिनट्स होती है, उसमें सब कुछ करना है, पढ़ाना भी है, क्वेश्चन सब भी लिखवाने हैं, नोटबुक चेकिंग भी करनी, सब कुछ करना है। सिर्फ 2 मिनट के लिए बच्चों के लिए टाइम अलग से निकाल सकते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं, मेक द स्टूडेंट्स रिलैक्स फॉर 1 मिनट। 1 मिनट के लिए पहले बच्चों को रिलैक्स कर दीजिए, आराम से बैठ जाइए, कोई इशू नहीं है। उसके बाद प्लान एनी फनी एक्टिविटी, जो कि बहुत छोटे सिचुएशन की हो, कोई भी फनी एक्टिविटी जो आपको लगता है जैसे हम प्री प्राइमरी में देखते हैं या किंडरगार्टन में देखते हैं, वो लोग सिट स्टैंड करवा लेते हैं, बच्चों के अंदर एक एनर्जी आ जाती है, वो चीज़ें हम कर सकते हैं। डू
व्हाट आई एम सेइंग और डू व्हाट आई एम डूइंग, ये दो एक्टिविटी है। ये मैंने क्लास में करवाई थी। एक बार अगर हम करें इसको, अभी रेडी हो आप सब? पक्का करें? Yes, ठीक है, तो पहले हम एक्टिविटी करें डू व्हाट आई एम सेइंग, डू व्हाट आई एम सेइंग। जो मैं कह रहा हूं आपको वो करना है। चलिए प्लीज अप योर हैंड्स, डाउन योर हैंड्स, अप योर हैंड्स, डाउन योर हैंड्स, टच योर हेड, टच योर चिन, touch your cheek, touch your head, touch your chin. Yes. बस कुछ नहीं था, छोटी सी एक्टिविटी थी जिससे हमने क्या किया, बच्चों के अंदर एक एनर्जी फील की। सिर्फ एक छोटी सी एक्टिविटी से हमने बच्चों के अंदर एनर्जी फील की। बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं, बच्चों के अंदर एनर्जी आ जाती है और हम ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। टाइम कितना लगा? I think 30 सेकंड मैक्सिमम। और बच्चा अपने पिछली जो उसकी क्लास थी, उसका जो उसका पीरियड था, उस पीरियड की सारी थकान को यहाँ पे भूल जाता है। मैं जब क्लास में जाती हूँ तो बच्चे जाती क्लास में खड़े होते हैं, बाद दूसरे टाइम टेस्ट चेक हो गए, कितने मार्क्स आए। देखो उसमें क्या है, उसमें बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी है कि बच्चा ये जानना चाहता है कि उसने जो परफॉर्म किया था उसमें उसको क्या मैं मिला। वही होते हैं क्लास में आके सामने वहाँ पे मुझे भेज दो, वही होते हैं। देखो वो चीज मैं मानता हूँ क्योंकि हम एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम में शिफ्ट होते हैं तो हमें 2 मिनट का टाइम चाहिए होता है, रिलैक्स करने का टाइम हमें भी चाहिए होता है। तो इसीलिए आइस ब्रेक की एक्टिविटी हम करते हैं ताकि आप भी रिलैक्स हो जाओ और बच्चों को भी रिलैक्स कर सको। अब यहाँ पे होता क्या है, ये प्रॉब्लम क्यों आती है? प्रॉब्लम इसीलिए आती है कि अभी तक हमने शायद करवाई नहीं। बिल्कुल इतने एक्साइटेड होते हैं कि अब टेस्ट खाता हूँ कि टेस्ट कैसा रहा हमारा। बच्चे ये कहना चाहते हैं, करना ही चाहते हैं। ब्रेक होता है, मैं बोलते हैं हैव गिव दैट ब्रेक। उन्हें जबरदस्ती बाहर निकलो, क्लास से बाहर जाओ, क्लास से बाहर जाओ, वो अपने मिनट में करेंगे। निकल जाएगा। एक बार ब्रेक हुआ, 8 दिन की क्लास है, उसके अगला स्टार्ट होता है। अब मैं क्या कर रही हूँ तो पूरी क्लास लगी हुई, मैं भी हल्के चुप हो जाता है, मेरे अंदर ये कि हाँ सर सुनने वाले हैं, हम इसलिए वो चीज को पढ़ते रहते हैं। बट फिर भी जब मैं क्लासरूम में जाने की कोशिश करता हूँ, देखो मैं एक चीज मानता हूँ कि अभी जो मेरी ट्रेनिंग हुई थी में, उसके बाद मैंने अपने अंदर बहुत कुछ बदलाव करने की कोशिश की है। फर्स्टली पहला जो बदलाव मैंने करने की कोशिश की है, मैं स्टिक यूज नहीं करता हूँ। ये चीज शायद आप लोगों ने देखा होगा, मैं यूज नहीं करता। कोई मेरे से मांगने आता है तो मैं उसको कहता हूँ हम यूज नहीं करते, हम आप स्टार्टिंग में था बिल्कुल था, बट अब मैं यूज नहीं करता हूँ। तो थोड़ा सा बदलाव इस ट्रेनिंग के बाद हम अपने अंदर देख सकते हैं। आइस ब्रेक के ब्रेक के बाद नहीं लगा, बच्चे ब्रेक के बाद नहीं लगा। इस तरह के लोग के अंदर है, अंदर आके उनको ये पता होता है कि हाँ हमारा टेस्ट होने वाला है, इस वजह से हम लोग मैं स्टार्ट करवाएंगे तो हो जाएगा। एक बार कोशिश करेंगे कि हाँ हम अपनी क्लासरूम में इन चीजों को स्टार्ट करें। हो सकता है 1 दिन 2 दिन वो बच्चे इंटरेस्ट ना शो करें, बट बाद में वो बच्चे अपना पक्का शो करेंगे। एक्टिविटी और थी जो भी मैंने आपको बताई, इसमें एक एक्टिविटी थी, एक एक्टिविटी वो थी जिसमें ये होता है कि डू व्हाट आई एम सेइंग। एक एक्टिविटी होती है कि डू व्हाट आई एम डूइंग, कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको वो करना है। जब ऐसी एक्टिविटी होती है तो उस टाइम पे आप लोगों को सामने वाले की हैंड मूवमेंट्स को देखना होता है और सही वाले में आपको सामने वाले को सिर्फ सुनना होता है। एक तो होता है सुन के फॉलो करना, और एक होता है देख के फॉलो करना। इन चीजों के अंदर थोड़ा सा 2-3 दिन आप लगाएंगे, एग्जाम में नहीं पॉसिबल, बट नेक्स्ट सेशन से हम ये चीज स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो सुनने की सीधी सी बात है, रेडी टू टीच ओनली देन दे आर रेडी टू लर्न। अगर हम तैयार हैं, अगर हमारे अंदर इतनी एनर्जी है कि हाँ आज हमें बच्चों को बहुत कुछ सिखाना है, या आज हमें बच्चों को ये लेसन पढ़ाना है, या ये स्टोरी सुनानी है, ये एक्टिविटी करवानी है, हमारी एनर्जी अगर है तो बच्चे के अंदर भी
ट्रांसफर होगी। इसीलिए सबसे पहली बार क्लासरूम में एंट्री हमने एक एनर्जी के साथ की थी और स्माइल के साथ की थी, ताकि हमारी एनर्जी उन बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो जाए। यू कैन आस्क देम समथिंग इंटरेस्टिंग रिडल्स, कुछ उनसे पहेलियां पूछ सकते हैं। आजकल तो न्यूज़पेपर में आती है पूछो तो जाने, या कुछ और पहेलियां जो आपने अपने टाइम में बचपन में सुनी होगी या कहीं होगी, पढ़ी होगी कहीं। उससे क्या होता है, टोटली एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है बच्चों के बीच। एक चीज और कर सकते हैं, ये मैंने देखा था कहीं पर, कि आप हम लोग असेंबली के अंदर जैसे 4-5 के क्वेश्चन हम लोग डेली बेसिस पे वो बोलते हैं, बच्चों को बताते हैं। आप उन 5 में से कोई एक जीके क्वेश्चन, कोई भी एक जीके क्वेश्चन हर क्लास के लिए ले जाओ, रिपीट करो, या अपनी तरफ से एक नया जीके का क्वेश्चन ले जाओ, या कोई फैक्ट ले जाओ, बट फैक्ट शुड बी इंटरेस्टिंग। आप लोग कई बार पढ़ते हो कि न्यूज़पेपर में आते महत्वपूर्ण तथ्य या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फनी फैक्ट्स, इस तरह की चीजें। अगर एक फैक्ट अगर हमारे पास डेली बेसिस का अगर है और आप एक पूरे दिन में मान लीजिए 5 क्लासेस में जा रहे हैं, तो आप उस फैक्ट को 5 क्लास के बच्चों तक ट्रांसफर कर रहे हैं, और वो फैक्ट इंटरेस्टिंग होता है, बच्चा उसको याद रखता है, क्योंकि वो हमने क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं पूछा है, वो हमने हमारी मर्जी से, हमारे इंटरेस्ट से उनको बताया है कि ये चीज ये है, इस चीज से ये होता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप बच्चा उसको लर्न करें। ये चीज हम कर सकते हैं आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी। स्टोरी टाइम, एक छोटी सी कहानी सुना दूं? ठीक, आज बहुत सारी कहानियां सुना। देखो यहाँ पर बात की थी ट्रस्ट आवर स्टूडेंट्स फॉर हिज टीचर। हमने बात की थी थोड़ी देर पहले ट्रस्ट की, एक टीचर के बीच में और एक स्टूडेंट के बीच में किस तरीके का बॉन्ड होना चाहिए, किस तरीके का ट्रस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर बात कुछ इस तरीके की है। एक बार एक गाय किसी जंगल में जा रही थी और उस जंगल में शेर, क्या था? शेर। तो गाय भाग रही है आगे आगे, शेर उसको खाने के लिए पीछे पीछे। तो गाय ने देखा अब तो मुश्किल है बचना, तो आगे एक दलदल थी। दलदल समझते हो? मार्श शेर जिसको हम बोलते हैं। तो गाय ने सोचा मरना तो है, चलो इस दलदल में छलांग लगा देते हैं। तो गाय ने छलांग लगा दी। फिर पीछे पीछे अब शेर तो बेचारा, उसको तो भूख लगी है, उसके दिमाग में तो यही रहता है कि मेरे को तो खाना ही खाना है, मेरे को तो मारना ही मारना है इसको। तो वो क्या कर रहा है, वो शेर उसके पीछे छलांग लगाते हैं। तो दलदल का एक रूल होता है कि आप जहां एक बार गिर गए हो ना, आप वहीं पे नीचे जाते जाओगे, और जितना ज्यादा आप वहां पर हाथ पैर मारोगे ना, आपके लिए उतनी ज्यादा मुश्किल होगी, आप उतना ज्यादा नीचे जाते जाओगे, बाहर निकलने का कोई चांस नहीं होता। तो गाय थोड़ी सी दूर और शेर थोड़ा सा दूर, दोनों के बीच में गैप था। तो दोनों के बीच में गैप था, खा सकते नहीं थे, ज्यादा हाथ पांव मारेंगे तो खुद ही खत्म हो जाएंगे। तो शेर ने देखा कि गाय बहुत खुश है। शेर ने पूछा, भाई मरने वाले हैं, इतनी क्या खुशी हो? बोली मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को बचाने वाला आ जाएगा, 101% आ जाएगा, लेकिन मुझे खुशी इस बात की तेरे को बचाने वाला कोई नहीं है। गाय को पता कि उसका मालिक आ जाएगा उसको ढूंढते ढूंढते, और लेकिन शेर तेरा मालिक कोई नहीं, तेरे को बचाने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो मेन बात है वो एक स्टूडेंट की और टीचर की। एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि जब स्टूडेंट को ये लगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मेरे लिए एक इंसान, मेरा टीचर बैठा है जो मुझे कभी डूबने नहीं देगा, तो मुझे कभी मरने नहीं देगा, या मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे टीचर के पास है, इस लेवल का ट्रस्ट हमें बनाना है। ऐसा नहीं कि वो ट्रस्ट एक दिन में बनता है, लोगों को साल लग जाते हैं बनाने, कई साल, एक साल नहीं कई साल। तो हमें उस तरीके का ट्रस्ट बिल्डअप करना है हमारे स्टूडेंट्स के बीच में कि हाँ प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, मैं घर स्कूल जाके मेरे टीचर से डिस्कस करूंगा, डिस्कस करूंगी, और वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन पक्का निकालेंगे। ये ट्रस्ट लेवल आपका आपके बच्चों के साथ होना चाहिए। हालांकि ये चीजें पॉसिबल है थोड़ा सीनियर क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में हम इस चीज को पॉसिबल नहीं कर सकते, क्योंकि एक छोटा बच्चा हेजिटेट भी करता है, उसको ये भी नहीं पता कि बताना कैसे है। बट जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो प्रॉब्लम्स आपसे
शेयर करना शुरू कर देते हैं। भाई जो गर्ल्स हैं वो फीमेल टीचर से बात करना शुरू कर देती हैं, उनको अपने प्रॉब्लम्स बताना शुरू कर देते हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो कि इवन फैमिली प्रॉब्लम्स जो होती है उनको भी डिस्कस करते हैं, जैसा आपने बताया था करते हैं। तो आप कुछ ना कुछ उनको सॉल्यूशन देते हो। और ये भी याद रखना, बच्चा उसी टीचर के पास जाता है जो उनको सॉल्यूशन देता है। अगर पहली बार कोई बच्चा आया और आपने एक एकेडमिक रिपोर्ट बता जाओ अपना काम दे, याद रखना अगली बार नहीं आएगा बच्चा। तो वो ट्रस्ट लेवल आपको बिल्डअप करना पड़ेगा बच्चों के बीच, और वो जिस दिन हो गया वही आपकी असली कमाई। एक टीचर की सैलरी असली कमाई नहीं है। एक टीचर की जो रैपो होती है या उसके जो उसने जिन बच्चों को पढ़ाया है, आज वो बच्चे किसी बड़े मुकाम पर है, किसी बड़े ओहदे पर है, और जब हमारा पढ़ाया हुआ कोई बच्चा किसी बड़े ओहदे पर पहुंच जाता है, और जब वो बच्चा कभी हमसे मिलने आता है और आगे पैर छूता है, तो आप सोचो आपको कितनी खुशी मिलती होगी। या आप कहीं मार्केट में जा रहे हो, बच्चा वहाँ पे होता है, बच्चा कई बार आपको देख लेता है, वो स्पेशली आपसे मिलने के लिए आता है, नमस्ते मैम, नमस्ते सर। इवन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि टीचर बच्चे को भूल जाता है, बेटा मुझे याद नहीं है कि आप किस बैच में, फिर वो रियलाइज करवाता है कि मैं उस स्कूल में उस बैच का स्टूडेंट था। फिर वो अपनी एक दो या तो निकनेम बता देगा या कोई ऐसी हरकत बता देगा जिससे फिर वो सारा सब कुछ पीछे का कंट्रोल हो जाता है, याद आता है। तो ये है हमारी असली कमाई। इसीलिए हमारे प्रोफेशन को सबसे नोबल प्रोफेशन कहा जाता है। ऐसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि हम लोग दूसरे प्रोफेशंस को क्रिएट करने का काम करते हैं। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, ऐसा नहीं कि टीचर ने जिस बच्चे को पढ़ाया है वो जिंदगी में आगे जाकर टीचर नहीं बनेगा, कितने ही अलग प्रोफेशंस के अंदर निकलता जाता है। तो हमारा ट्रस्ट लेवल अपने स्टूडेंट्स के साथ इतना होना चाहिए कि हाँ हम दुनिया बना सकते हैं। आपके सामने बोर्ड, सबको पता होगा इसके बारे में, हम सब किसी न किसी बोर्ड को मानते हैं, हम सब किसी न किसी तरह हमारी आस्था होती है। अब इस वर्ड का एक्चुअल मतलब क्या है? मैं अभी 14 और 15 फैब को कैथल में था, वहां पर मेरी ट्रेनिंग से पहले इस वर्ड का मतलब कुछ और था, वर्ड का मतलब कुछ और था। और वहां के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने इस वर्ड का मतलब हमारे लिए कुछ और ही कर दिया। इस चीज को समझना है प्लीज। यहाँ पर जो बोर्ड लिखा है इसमें जी का मतलब है जनरेटर। क्या है? जनरेटर, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है। कौन है वो? ब्रह्मा जी। ऑपरेटर, ऑपरेट करने वाले, जो चला रहे हैं पूरी सृष्टि को, कौन है? विष्णु भगवान। एंड थर्ड वन इज डिस्ट्रॉयर, विनाश करने वाला, भगवान शिव। इसीलिए हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ नाम देते हैं। बट वहां पे जो मुझे बताया गया, मुझे क्या मतलब पर्टिकुलर सबको पूरी ट्रेनिंग के दौरान बताया, यहाँ पे जी का मतलब जनरेटर है, बट वो ब्रह्मा जी नहीं है, वो है आपकी मदर। कौन है वो? आपकी मदर, जिसने आपको पैदा किया है, जिसने आपको बनाया है। नेक्स्ट वन इज ऑपरेटर, जो ऑपरेट करता है, मतलब दुनिया चलाने वाला। अब आपके लिए तो आपका घर चलाने वाला कौन है? हम आपके फादर। तो यहाँ पे जनरेटर है मदर, ऑपरेटर है फादर। थर्ड वर्ड डिस्ट्रॉयर। ये कौन हो सकता है? ये कौन हो सकता है? अगर हम अपने ऊपर रियलाइज करते तो लोग उनको मानते हैं। मिसेज, ये तो अलग टॉपिक है। चलिए सुनिए, यहाँ पे डिस्ट्रॉयर का मतलब है, वो कुछ करके दिखाएगा। यहाँ पे डिस्ट्रॉयर का मतलब है, आप लोग शो हो जाओगे उस चीज को सुन के, टीचर। टीचर, जब उन्होंने इस वर्ड को बोला, हम सब वहां पर 120 स्टूडेंट थे, हम सब हैरान थे, हम विनाशकारी कैसे हैं भाई, हमने किसका नुकसान कर दिया? तब उन्होंने हमें बताया कि हम
हम विनाशकारी इसलिए कि हम बच्चों की गलतियां खत्म करते हैं, हम बच्चों की कमियां खत्म करते हैं, हम बच्चे को अंधेरे से रोशनी की तरफ लेकर जाते हैं, इसीलिए हम लोग रियलिटी में वहां पर जब ये चीज हमें बताई गई तो लिटरली मतलब पूरा होल एकदम से ये था कि क्या बोल दिया सर टीचर, हम लोग डिस्ट्रॉयर। फिर उसके बाद जब उन्होंने हमें एक्चुअली मीनिंग बताया तो ये था कि बिल्कुल टोटली एकदम से एटमॉस्फेयर चेंज था। और जिस तरीके से शायद क्लैपिंग आपने की है, हमारी क्लैपिंग इसके नहीं मैं अभी ऐसा कुछ नहीं सर है। सारा देखो कैसा होता है, कैसा बना हुआ है। आदमी को करते वो लोग तब आएंगे। चलिए बस 10 मिनट और कंटिन्यू करते हैं। आपने आपकी लिमिट दे रहे देखिए सुनिए ध्यान से प्लीज। डेढ़ सौ रुपये करते Always carry your required material before going to class. जब हम क्लास में जाते हैं, क्लास में जाने से पहले हमारे पास हमारा जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है वो हमारे पास ऑलरेडी होना चाहिए। अगर हमें लेसन पढ़ाना है, हमारे पास अपनी बुक है तो उसको हम लेकर जाइए। देखो हर स्कूल के अंदर टीचर को हम सेशन से पहले बुक्स इशू करते हैं, नहीं है तो कुछ टीचर्स अपने खुद परचेज कर लेते हैं। तो आपको आपका मटेरियल लेकर जाना है। आपको चौक की रिक्वायरमेंट है, डस्टर की रिक्वायरमेंट है, मार्कर की रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज़ें आपको लगता है कि आपको आपकी क्लासरूम के दौरान चाहिए तो वो आपको आपके साथ में लेकर जानी चाहिए। कहते हैं कि जब आप किसी युद्ध पे जाते हैं, युद्ध में जाते हैं तो ये नहीं है कि आप वहाँ जाकर दूसरे जगह भाई बंदूक दिए भाई ये गोला दे रहे हैं फेंक के मार रहे हैं, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोगों को हमारी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अपने साथ में लेकर जानी होती है। हमें सेल्फ प्रिपेयर होना होता है कि हमने क्या पढ़ाना है और क्या हमने क्लास में करवाना है। उस चीज़ के रिगार्डिंग या उस चीज़ के लिए जो जो हेल्पफुल मटेरियल है वो हेल्पफुल मटेरियल हमें हमेशा हमारे साथ कैरी करके लेके जाना होता है, चाहे वो पेन है, पेंसिल है, चौक है, व्हाटएवर इट इज, जो कुछ भी आपको रिक्वायर्ड होता है वो सारी चीज़ें हम लोग साथ में कैरी करते हैं। प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर गोइंग टू क्लास। क्लास में जाने से पहले खुद प्रिपेयर हो जाए। प्लीज लेसन पढ़ाना है तो एक बार 5 मिनट 10 मिनट लगाइए, घर पे लगा सकते हो, नहीं तो आप बस में वैन में लगा सकते हो। देखो मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जिस टीचर पहली बार टीचिंग करवाता है उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम आती है, उसके लिए सब कुछ नया होता है। बट हम सब अपने अपने फील्ड में इतने एक्सपर्टीज हैं कि हम 4-4 5-5 साल से, कोई 10 साल से, कोई उससे भी ज़्यादा साल से अपने अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हैं। और टीचर्स तो ऐसे भी देखे हैं कि जिनको उनकी बुक का पेज नंबर भी याद होता है, ये भी बता रहे हैं कि इस पेज पे ये वाला डायग्राम है, ये निकालो। तो आपको वहाँ पे तो इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होती, सिर्फ एक बार देखना होता है कि हाँ आज ये है, ठीक है, ओके, दैट्स ऑल। साइंस टीचर की अगर मैं बात करूँ तो साइंस टीचर रियलिटी में सिर्फ और सिर्फ टॉपिक का नाम लेकर जाते हैं, सिर्फ टॉपिक का नाम कि हाँ आज ये टॉपिक पढ़ाना है, ठीक है, दैट्स ऑल। एक्टिविटी होगी ऑलरेडी माइंड में रहेगी, क्या करवाना है, क्या पढ़ाना है, कौन से फैक्ट बताने हैं, कौन सी चीज नई जुड़ी है, कौन सी चीज पुरानी है, हटानी है, वो सारी चीजें ऑलरेडी प्रिपेयर होती है, प्लान होती है और तब हम क्लास के अंदर एंट्री करते हैं। एक हम लोग जनरली बच्चों को ये बोल देते हैं कि नहीं आप ये चीज़ नहीं कर सकते, आपके बस की बात नहीं है। हालांकि ये ट्रेंड चला आ रहा है। एक बच्चा जब हमारे पास 6-7 में आता है तो ये नहीं है कि वो बच्चा 6-7 में आ गया तो अगर वो बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो जिस स्कूल में वो है उस स्कूल की गलती है, ऐसा नहीं होता। जब वो पीछे से जैसा चला आ रहे हैं कहीं ना कहीं फॉल्ट वहाँ पर नहीं है। अब वो फॉल्ट वहाँ पर क्या रहा, शायद किसी ने उसको समझाने की कोशिश नहीं की कि आप कर सकते हो, किसी ने नहीं बताया कि बेटा आप कर सकते हो, थोड़ा करो फिर ज़्यादा से ज़्यादा, बट किसी ने बताया नहीं। सबने सिर्फ एक ही उसको लेबल दे दिया कि आप नहीं कर सकते। ये जो झूठे बिलीफ होते हैं, जो भ्रम हमने अपने दिमाग में पाल लिए हैं, जो भ्रम हमने बच्चे के दिमाग में भर दिए हैं, उन भ्रम को हमने दूर करना है। इसलिए मैं पहले भी मैंने आपको एक चीज़ बोली कि पॉजिटिव की बजाय हम उस बच्चे को अच्छी चीज़ें बोलें कि ठीक है कोई बात नहीं आप कर लो, थोड़ा कर लोगे
5 क्वेश्चन नहीं कर सकते 2 कर लोगे, 2 नहीं कर सकते 1 कर लोगे। जिस दिन उस बच्चे ने अगर 1 क्वेश्चन कर लिया, उसी दिन से उस बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अगले दिन वो बच्चा आपके पास खुद आएगा कि मैं मुझे 1 क्वेश्चन नहीं, मुझे 2 क्वेश्चन दे दो, मैं 2 कर सकता हूँ, मेरी कैपेबिलिटी ये है। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, यहीं का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पंकज सर ने 7th क्लास के एक बच्चे का टेस्ट किया, 7th जीनियस में एक बच्चा है रक्षित, आप सब जानते हैं उस बच्चे को। वो बच्चा शायद अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। थोड़े दिन पहले उसका टेस्ट किया और उस बच्चे के 12 आउट ऑफ 15 मार्क्स आए मैथ्स के टेस्ट में। आप यकीन कीजिए वो बच्चा खुद मेरे पास आया है कि सर देखो आज मैंने ये काम किया है। होता है उसके साथ उसको थोड़ा सा फेस करना पड़ता है। आज मैंने ये काम किया है, मुझे नहीं पता उसको पंकज सर ने भेजा क्या नहीं भेजा था, बट मैंने उस बच्चे को नहीं बुलाया, मैं इतना क्लियर करता हूँ। बट आप एक चीज समझिए कि उस बच्चे ने कहीं खुद मेहनत की होगी, कहीं टीचर ने एफर्ट लगाया होगा, टीचर ने मोटिवेट किया होगा। जो बच्चा शायद पासिंग मार्क्स भी नहीं ले रहा था, उस बच्चे के 12 आउट ऑफ 15 मार्क्स आए और वो बच्चा आता है मेरे पास। ऐसे ही एक बच्चा इस सर देखो एक क्वेश्चन रहता है सर, उसका दोबारा पूछने दिया है कि मेरा एक क्वेश्चन रह गया सर, ये मेरे को समझाओ। बताओ। वो मुझे भी दिखाता है सर क्या है ऐसा हमारे साथ हुआ था, पंकज सर बैठे थे ना, पंकज सर उस टाइम जब नवनीत के नहीं सक्षम के आए और मैथ साइंस में इसलिए कम है, हमने उसे वहीं बैठा के स्टाफ रूम में कि ये दोबारा यही कर देगा, उसने वहां कर दिया था। हमें उसका रिजल्ट मिला, उसकी सेटिस्फेक्शन हुई। अगले 2 टेस्ट में आउट ऑफ 50 वाली किया है, हाँ, अगले 2 टेस्ट में। अब आप खुद आपके सामने एग्जांपल है उस चीज के कि जब हम किसी बच्चे को थोड़ा सा पुश करते हैं, थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, तो वो बच्चा हमें रिजल्ट देता है। 100% नहीं देगा, 50% देगा, 50 नहीं देगा तो 40 देगा, 40 नहीं देगा तो 30 देगा, बट वो बच्चा रिजल्ट जरूर देगा। और एक बार उस बच्चे ने थोड़ा सा रिजल्ट देना शुरू कर दिया और आपने उस बच्चे को एप्रिशिएट कर दिया, एक छोटी सी ट्रॉफी है उस बच्चे को दे दी, तो वो बच्चा करेगा। कोई बात से कुछ नहीं है, हमें इतना नहीं करता। देखो नहीं करता, बिल्कुल मानता हम हूं। खुद प्रेशराइज होते हैं तो फिर आगे वो डिपेंड करता है स्कूल की मैनेजमेंट के ऊपर। हालांकि मैं मैनेजमेंट का एक पार्ट हूं, स्टिल फिर भी मैं एक चीज बोल रहा हूं कि हाँ, एप्रिशिएशन हर किसी को चाहिए, स्टूडेंट को भी चाहिए और टीचर को भी चाहिए। बच्चों के इस साल तो सर कि जैसे कुछ कर रहे हैं इंडस्ट्री कुछ बात को क्लास में बता रहे हैं, पता है जैसे मैं आगे यहाँ का बोल रहा हूँ कुछ सर एक दो मिनट के लिए तो मैं अपने ना डाल के मुझे भी ऐसा मतलब इतना इंसान को होता है कि वो एकदम से बोलते हैं ना Yes, please. Always carry your books, chalk, pen, etc. in a box or a pouch. कोई भी chalk pen जो भी आपको required है उसको अपने साथ कैरी कीजिए। It gives a very bad impression when we don't carry our own weapons. जब हम अपना खुद का सामान क्लासरूम में नहीं लेकर जाते तो बच्चों के बीच में बड़ा इंप्रेशन, बुरा इंप्रेशन बनता है। बच्चे घर जाकर बोलते हैं मेरी मैडम पेन नहीं लेती, मेरे सर चौक नहीं ले जाते, पेन भी हमसे मांगते हैं। इस तरीके की चीजें आजकल वो सिचुएशन है, पेंसिल वो हमसे मांगते हैं, मैं पेंसिल दे रही हूँ। होती है, सिचुएशन हर तरीके से होती है। जब हम अपने आप को रेडी करके लेके जाएंगे तो वहां से भी रिस्पांस मिलेगा। जैसे अभी थोड़े दिन पहले ही आप बोल रहे थे 10th क्लास के बच्चों को कि आप अपना स्टेशनरी का सामान अपने साथ में कैरी कीजिए ताकि वो अपने डायग्राम्स बना सके। तो कल की बात है, एग्जाम हो रहा था और एक बच्चे ने पूरा कंप्लीट मैथ पेन से फिल किया हुआ था, तो हम उसको ये चीज बता रहे थे कि ये चीजें आपको पेंसिल से करनी होती है। उसने पेंसिल से क्यों नहीं किया? क्योंकि वो लेकर ही नहीं आया, वो लेकर नहीं आया, इस वजह से ये प्रॉब्लम आई उस बच्चे के साथ। तो हमेशा कैरी कीजिए। If you have plans for class, then it will not happen that you forget to carry your book in the pouch. अगर आप सर अगर क्लास में हमारे पास पेंसिल या पेन नहीं है और हम बच्चों से मांग रहे तो एक बच्चे से मांगते हैं 15 बच्चे खड़े होकर भाग आते हैं, मैं मेरी ले लो, मेरी पेंसिल ले लो। मैम प्री प्राइमरी सेक्शन के अंदर या प्राइमरी क्लासेस के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें कोई बच्चे को ऐसे सर
वहाँ पर ये होता है। अब आपने एक चीज और ऑब्जर्व की होगी, जैसे कई बार मैं देखता हूँ, मान लीजिए मैं ग्राउंड में चले गए किसी क्लास के बच्चे, एक बच्चे ने अगर फीट टच कर दिया ना, तो जब तक पूरी क्लास फीट नहीं टच करती है तब तक उनको चैन नहीं आता। सेकंड थिंग, सामने वाला परेशान हो जाता है, वो हाथ जोड़ देता है कि प्लीज बैठ जाइए, वरना कितने बच्चों को हम गॉड ब्लेस यू बोलेंगे। ऐसा है जब छुट्टी के टाइम पे बच्चे जा रहे होते हैं, उस टाइम पे भी एक बच्चे ने अगर फीट टच कर दिए तो एक को देख लिया ना, पता लगा इसने कर दिए, चलो भाई पूरी नाइट करना। सर इसमें ये भी होता है, अगर वो पीछे वाला नाम तो टीचर खुद टोक देता है, आप नहीं कर सकते थे। अब वो देखो डिपेंड करता है मैम कि सामने वाला टीचर उस चीज का उस चीज को लेकर उसका एटीट्यूड क्या है, उसका नजरिया क्या है, उस चीज के बारे में क्या सोचता है। तो एक हम थोड़ा सा टी देख लेते हैं, फिर आपसे फिर मिलेंगे हम 10 मिनट के बाद। थैंक यू सो मच।